तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आखिरकार ये दिल्ली चलो आंदोलन क्यों है। दरअसल ये बातें मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद सुनने वाले हैं सोनम वांगचुक सर से। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो चंडीगढ़ शहर से हमसे जुड़े हैं, लद्दाख के छात्र छात्राएं और हमारे साथ आए लगभग 150 पदयात्री मेरे साथी जो उसका प्रबंधन कर रहे हैं, और मीडिया के साथी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन झूले लद्दाख की तरफ से। अभी मेरे साथी पद्मा जी ने आपको स्थानीय परिवेश, लोकल कॉन्टेक्स्ट दिया इस अभियान का, जो कि एपेक्स बॉडी ले के नेतृत्व में छिड़ी हुई है। से आपको जरा लद्दाख के स्थानीय परिवेश की समझ बनी होगी। जहाँ तक मेरे इस अभियान से जुड़ने का सवाल है, तो मैं पिछले 35 सालों से लद्दाख और हिमालय के पर्यावरण के संरक्षण के लिए समाधान, सॉल्यूशंस देने में लगा हूँ। वो चाहे फिर शिक्षा के समाधान हो या शिक्षा द्वारा उपजित अन्य तकनीकी समाधान हो, जैसे पानी की कमी हो एक रेगिस्तान मरुभूमि में लद्दाख जैसे, या फिर जिस तरह की सर्दी, पोलर विंटर्स जो लद्दाख में होते हैं, उसमें हम कैसे बिना प्रदूषण के, बिना हानि के पृथ्वी को, प्रकृति को पहुंचाए ठंडे प्रदेशों में भी रह सकते हैं। उसी तरह कैसे हम गर्म प्रदेशों में भी कम हानि के साथ ऐसे जीवन जी सकते हैं कि हमारे आराम दूसरों के लिए कष्ट न बने, और प्राणियों के लिए, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं इस धरती पे, तो बाकी प्राणियों के लिए डिस्कम्फर्ट और हमारे लिए कंफर्ट हो, तो वो कोई विकास नहीं है। तो इन समाधानों पर मैं काम करता आया हूँ 3-4 दशकों से, जब से मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की, और देखता आया हूँ हिमालय की हालत को बिगड़ते हुए। और हिमालय क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी स्वास्थ्य, इसकी हालत, क्योंकि ये सिर्फ हिमालय का नहीं है, वहां बसने वाले 50 लाख लोगों का नहीं है, बल्कि जो 200 करोड़ लोग इस पर निर्भर करते हैं, इसके पानी पर, उन सब का मुद्दा है ये। इस दुनिया की 1/4 आबादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हिमालय के ग्लेशियर्स और उसके पानी पर निर्भर है। तो हिमालय पूरे भारत और उत्तर की तरफ तिब्बत और चीन सबके जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो इसको हमें वो सम्मान देना, वो संरक्षण देना, ये उस तरह है जैसे अपनी जिंदगी को कदर करना। मगर दुर्भाग्य से हम देखते ये हैं कि हम हिमालय को भी आज यूज एंड थ्रो कल्चर में लिए जा रहे हैं। जिस तरह से हम यूज एंड थ्रो कपड़ों का कर रहे हैं, खरीद के एक बार पहनते हैं, फेंकते हैं, खाली प्लेटों का कर रहे हैं जो हम कचरों में देखते हैं, पानी पिए तो यूज एंड थ्रो, हर जगह यूज एंड थ्रो किए जा रहे हैं, वैसा ही बर्ताव हम हिमालय के साथ भी कर रहे हैं। और हिमालय जलवायु परिवर्तन में सबसे जख्मी शिकार है। जलवायु परिवर्तन वैसे तो सब पर असर करेगा सूनर और लेटर, मगर हिमालय पे सूनर कर रहा है। यहाँ की तापमान और तेजी से बढ़ रहा है बाकी दुनिया से भी, और यहाँ के ग्लेशियर, जिनमें से बहुत से लद्दाख में हैं, बहुत ही तेजी से पिघलते जा रहे हैं। ये एक अलार्म है,
खतरे की घंटी है, न सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए, न सिर्फ 5 मिलियन हिमालय वासियों के लिए, बल्कि 2 बिलियन विश्व की जनसंख्या के लिए भी। तो हमें सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा और इसमें कुछ जिम्मेदारियां हिमालय वासियों की भी हैं और बहुत सी जिम्मेदारियां दुनिया की लोगों की जो कि बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनकी भी है। क्योंकि आज अगर हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो वो सिर्फ हमारे वजह से बहुत कम, बल्कि दुनिया के जो कार्बन उत्सर्जन है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो ऐसे में पूरे दुनिया की नजर जानी चाहिए इस त्रासदी पे, और खासकर जो शहरों में रहते हैं जिनके जीवन शैली कुछ इस तरह की बन गई हो है जैसे कि कल हो ही ना, आज ही हम ऐश और अय्याशी करें, फिर आगे कोई कल नहीं है, आने वाली पीढ़ियां है ही नहीं, इस तरह से लोग जी रहे हैं। आज हवा सांस लेने लायक नहीं रही है, पानी पीने लायक नहीं रहा है, बल्कि छूने लायक बहुत जगहों पे तो मिट्टी में से जहर वाले सब्जियां फल फूल निकल रहे हैं। तो ऐसे में हमें अपने जीवन को कैसे जीना है इसकी परिभाषा बदलनी होगी। ऐसा हम देखते आए हैं पिछले कई दशकों से। तो पता है सिर्फ हवा के प्रदूषण से चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, अगर दुनिया को देखें तो फिर बीजिंग, पेरिस, लंदन, हवा के प्रदूषण अकेले से लगभग 1 करोड़ लोग हर साल मर रहे हैं। और शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में लोगों की जीवन घटकर 10 से 15 साल कम हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं प्रदूषण के कारण। और हम इसका कोई चर्चा तक नहीं करते हैं। हमारे अखबार, हमारे टीवी चैनल इस मर्डर का चर्चा नहीं करते हैं, इस सरेआम जो कत्लेआम हो रहा है, जिन बूढ़ी माओं को या पिताओं को 90 साल जीना था वो 80 पे मर रहे हैं, 75 पे मर रहे हैं, अगर 10 या 15 साल काम हो रहा है तो, मगर इस मौत का चर्चा भी नहीं हो रहा है। छोटे छोटे कहीं कुछ हादसा हो जाए वो बड़े समाचार बनते हैं, मगर जो ये कत्लेआम हो रहा है, जो 1 करोड़ लोग मर रहे हैं, भारत में 25 लाख, 1/4 करोड़, इसका कोई चर्चा नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्लो मर्डर है, बहुत धीमे से, मगर मर्डर मर्डर है, मगर सोच नहीं रहा है कोई। मैं खुद हैरान रहा जब मैं ये सोचने लगा कि ये अप टू 10 मिलियन यानी कि लगभग 1 करोड़ जो मर रहे हैं प्रदूषण से हवा के, ये कितनी संख्या है। करोड़ लोग समझ नहीं आ रहा था, तो मैं पीछे देखने लगा इतिहास में कि लोग इतने बड़े तादाद में कब मरे। तो जाहिर है जंगों में मरे होंगे, और जंगों में सबसे बड़ी जंगें कब हुई? दूसरी जंग अजीम, पहली जंग अजीम, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। तो मैंने देखा कितने लोग मरे, तो पाया कि पहली और दूसरी वर्ल्ड वॉर में लगभग 10 करोड़ लोग मरे, लगभग। और कितने सालों में मरे, तो देखा दोनों को मिला के लगभग 10 साल लगे। 10 साल में 10 करोड़ मरे, तो 1 साल में कितने मरे उन जंगों में? 1 करोड़। और मैंने क्या कहा, आजकल मर रहे हैं केवल प्रदूषण से 1 करोड़, यानी कि इस हद से मर रहे हैं जिस हद से मरे थे सिर्फ विश्व युद्धों में, जंग अजीमों में, वर्ल्ड वॉर में, और हम चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। तो एक तीसरी जंग अजीम, वर्ल्ड वॉर 3
has already started. देखा जाए तो ये सिर्फ देशों के बीच में नहीं है, ये मनुष्य और प्रकृति के बीच में। और इस जंग में सिर्फ ह्यूमन बीइंग, इंसान नहीं मर रहे हैं, कितने ही पशु पक्षी फूल पौधे मर ही नहीं बल्कि उनकी तो प्रजाति ही खत्म हो रही है, एक्सटिंक्शन, यानी कि उसके बाद कभी वो नहीं आएंगे। उनको बनने में करोड़ों साल लगे, मगर अब हमने पिछले 50 सालों में, आपको मालूम है, जंगली जानवर 50% पे पहुंच गए, जिनको बनने में करोड़ों करोड़ों साल लगे, 50 साल में हमने उनको आधा कर दिया, सजाए मौत सुना दी। ये हालत कम कर रहे हैं हम, और इसको हम कह रहे हैं डेवलपमेंट, इसको हम कह रहे हैं ग्रोथ। तो हमें दोबारा सोचने की जरूरत है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। मनुष्य खुद पे ये मोल लिया हुआ मुसीबत है उनके लिए, तो खुद खरीदा हुआ, खुद ने ये कमाया है मुसीबत। मगर उन प्राणियों का क्या, उन कीड़ों मकोड़ों का क्या, पशु पक्षियों का क्या, फूल पौधों का क्या, जिनका कोई कसूर नहीं है, और उनको भी साफ किया जा रहा है। तो ये हालत हिमालय में और ज्यादा तीव्र स्तर पर हो रहा है, ये मैं देखता आया हूं, और इसलिए सदा कहता आया हूं कि हमें हिमालय को एक विशेष दर्जा देने की जरूरत है। इसे हम वैसे बर्ताव ना करें जैसे हम किसी भी और जगह के साथ करते हैं, जो कि संवेदनशील उतने नहीं हैं। जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, शायद उतने संवेदनशील नाजुक ना हो, वहां भी ना करें, मगर हिमालय के साथ तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक है, और ये स्रोत है आपके पानी का। बाकी मैदानी शहर आपको पानी नहीं देंगे, जमीन देगी, मगर हिमालय पूरे भारत के पानी का स्रोत है। हमारा रक्षक है हिमालय, सदियों से इसने हमारी रक्षा की है। देवों का वास है यहाँ, अबोर्ड ऑफ गॉड। तो इसके साथ हम ऐसा बर्ताव कैसे कर रहे हैं? कचरे कहीं जख्म किए जा रहे हैं, खोद कर, काट कर, कहीं 4 लेन सड़कों के नाम पर, कहीं सुरंगों के नाम पर, कहीं हाइड्रो पावर के बांधों के नाम पर नदियों पर लगाम लगा रहे हैं, और कहीं सोलर बिजली के नाम पर सैकड़ों किलोमीटर स्क्वायर के चरागे जानवरों के, इंसानों के बलि चढ़ा रहे हैं। और इंसान भी, कौन से इंसान? ये जो लद्दाख के चरवाहों के जमीन को लेके बिजली निकलेगी, या हिमाचल के नदियों को डुबाकर, वहां रहने वाले लोगों को डुबाकर विस्थापित करके बिजली निकलेगी, उससे अगर किसी मरीज की जान बचती है चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में, तो हमें कोई दर्द नहीं है, हम सह लेंगे। उससे अगर किसी छात्र छात्रा की पढ़ाई पूरी होती है, तो हमें खुशी होगी कि हमारे चरागे काम आए, हमारे नदियां गांव की कुर्बानी काम आए। मगर इसका इस्तेमाल कम और जाया, वेस्टेज ज्यादा किया जाता है। अभी मैं बाहर बोल रहा था, दुख हमें तब होता है जब बड़े बड़े शहरों में आप एयर कंडीशनर्स एक कमरे में जरूरत हो तो 4 लगा देंगे, और वो भी तपती हुई गर्मी बाहर है 45 डिग्री की, अंदर आप 20 डिग्री 16 डिग्री करके रजाइयां ओढ़ के सोएंगे। इसे आराम नहीं, अय्याशी कहते हैं, ये खिलवाड़ है। हम क्यों लंदन और न्यूयॉर्क का इतना गुलाम हो गए हैं कि उनके जैसे मौसम को अपने कमरे में लाएं और फिर रजाइयां उनकी तरह ओढ़ के सोएं। मैं एक होटल में गया, मुसीबत में पड़ गया। एसी चलाऊं तो गलानी होती है कि मुझे पता है इस बिजली का क्या होता है, कैसे निकलता है ये बिजली। और आपको बताऊं, एसी और ये जो बल्ब हैं इनमें बहुत फर्क है। 50-60
बल्बों की बिजली जाती है एक एसी को चलाने में। इतने बड़े निगलता है बिजली को ये एसी। जरूरत के मुताबिक चलाने को बहुत अच्छा है। 45 डिग्री किसी के लिए अच्छा नहीं है, मगर भारत के लोग 28-30 डिग्री पे सबसे आराम महसूस करते हैं, ऐसा कहा जाता है अध्ययनों में, 26 से 30 में। और हम बना रहे हैं 20 की ठंडक, जिसमें कि हम लद्दाख के लोग थरथराते हैं। ऐसी अय्याशी मैं देख रहा हूँ। और होटल में क्या करूं, एसी बंद करूं तो रजाई है, रजाई के सिवा कुछ नहीं है, कोई चादर नहीं है, आपको रजाई ही पहनना है। तो रजाई पहनने के लिए तो 20 डिग्री करना पड़ेगा। तो आजकल मैं अपना चादर लेके चलता हूँ ताकि एसी बंद करके अपने चादर में कुछ सो सकूं। तो ये मैं कह रहा था कि दुख इस बात की होती है कि हमारे बिजली के साथ, जिसने हमें इतना जख्मी किया है, हमारे वादियों को, घाटियों को, जंगलों को, पशु पक्षियों को मारा है, विस्थापित किया है, गांव के गांव डूबे हैं, अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। आपको पता है, मैं जब बिलासपुर से आ रहा था तो वो मुझे दिखाने लगे, ये है बाकड़ा नंगल डैम, जहाँ से वो बिजली और पानी का सप्लाई किया जाता है। और वो रहा एक मंदिर का टिप जो झील में से दिख रहा है। पहले यहाँ गांव था, सब डूब गया है और अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिला है जिनको विस्थापित किया। तो विस्थापन बहुत आसानी से करते हैं लोगों की जिंदगी को, मगर स्थापन करने पे कोई याद नहीं रखता, उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसे ही 4 लेन सड़क वाले कह रहे थे, हमें ये कहकर वो कहकर हटाया गया और अभी 4 साल हो गए, 7 साल हो गए, कुछ भी हमें नहीं दिया गया। तो इतनी आसानी से हम तहस नहस करते हैं हिमालय को, मगर यहाँ आके देखते हैं लोग तो ऐश और अय्याशी में इसे फूक रहे हैं, गवा रहे हैं उस बिजली को। तो दुख होता है, हमारी कुर्बानियां यहाँ पर तो उड़ाई जा रही हैं। तो इसलिए हम सरकार के साथ साथ लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप अपना जीवन सादा कीजिए। आप अगर 4 नहीं 2 एसी चलाएं, 20 डिग्री नहीं 28 डिग्री पे रखें, तो शायद जब आप आधा करेंगे खपत को, कंजम्पशन को, तो शायद आधी नदियां तो बच जाएं, आधे चरागे तो बच जाएं, आधे जो माइंस हैं वो बच जाएं, और यहाँ जो कोयले के खानों से बिजलियां चलाई जाती हैं, सिर्फ हिमालय से नहीं, वो बच जाएं, आधी बर्बादी बच जाएं। आधा नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा 10%, 1/2 से भी हम बहुत आराम से रह सकते हैं अगर हम अपना सूझबूझ चलाएं। तो ये सिर्फ आपके पैसे की बात नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, तुम्हें क्या है, मैं ऐसी 4 नहीं 5 लगाऊं। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, जिंदगी और मौत की बात है। कहीं डूब रहे हैं, कहीं जल रहा है जंगल, और आप कहते हैं मेरे पास पैसे हैं। पैसे हैं तो आप बंदूक खरीदिए, सबको मार डालिए, पैसे हैं आपके पास। तो ये ऐसा ही हो रहा है, आज की हिंसा इस तरह से हो रही है। हम कहते हैं ना, नॉन वायलेंट, अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं हम। हर धर्म अहिंसा की बात करता है, मगर आज हिंसा बंदूकों और छुरियों से नहीं हो रहा है। आज हिंसा एयर कंडीशनर से हो रहा है। आज हिंसा बहुत ही साफ सुथरे दिखने वाले कारों से हो रहा है। कपड़े जो कि 40 जोड़ियां भर रखी हैं, उन हर कपड़े के पीसेस को बनाने के लिए कारखाने चल रहे हैं, वो धुआं छोड़े जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े जा रहे हैं, खनन कर रहे हैं उसके रॉ मटेरियल्स के लिए, और हिमालय बर्बाद हो रहा है। तो ये शहरों के लोगों को भी इसमें सहभागी होना होगा, तभी हम मिलके बचा सकते हैं पृथ्वी को, देश को और हिमालय को। तो इस हिमालय को खासकर एक विशेष दर्जा देकर बचाना होगा, ये मैं कहता आया हूं। और जहां जो प्रावधान मिले वो लागू करके हमें बचाना होगा। नहीं हो कोई प्रावधान, कानून नहीं हो तो बनाने होंगे सरकार को, जहां है उसको लागू करें। तो वहां बात आती है जो मेरे भाई पद्मा जी बोल रहे थे, लद्दाख में 6 शेड्यूल के लिए लोग
वचन याद दिलाने जा रहे हैं। उस 6 शेड्यूल ऐसा प्रावधान है जिसने बहुत से राज्यों में बचा रखा है प्रकृति को, क्योंकि 6वें शेड्यूल में मैनेजमेंट की, गवर्नेंस की, प्रबंधन की, संचालन की जिम्मेदारी दी जाती है स्थानीय लोगों को, खासकर जनजातीय लोगों को, जो दूर दराज के पहाड़ों में और जंगलों में हमारे जनजाति रहते हैं, इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन। उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप संभाले इस नाजुक जगह को, हमसे ना होगा, आपका घर है, ये सदियों से रहा है, आपने रहना है इधर पीढ़ी दर पीढ़ी, आप ही संभालिए। ऐसा भारत माता ने कहा 1950 में जब संविधान बना कि हमें नहीं समझ आएगा आपके जंगलों और पहाड़ों में कैसे जीना है, आप संभालिए, आपको हम ये हक देते हैं। ऐसे परिषद काउंसिल बना के देंगे जिसमें आप नियम बनाएंगे, आप प्रबंधन करेंगे, हम शहरों के लोगों से आपका संभाला नहीं जाएगा, आपको हम ये हक देते हैं। ये है 6वां शेड्यूल। स्थानीय लोगों को पावर नहीं, मैं जिम्मेदारी कहूंगा, संभाले रखने की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को देती है 6वां शेड्यूल। 5वां शेड्यूल भी, जहां तराई में, प्लेन्स में है ऐसे जनजाति, मध्य प्रदेश के जंगलों में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, वहां 5वां शेड्यूल जिम्मेदारी स्थानीय जनजातियों को देता है। पहाड़ों में 6वां शेड्यूल जिम्मेदारियां स्थानीय जनजातियों को संभालने की देती। और ये बहुत समझदारी भी है पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो तो सदियों से संतुलन में रहे हैं ना उन इलाकों में, और रहना भी है, तो किसकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी, जो सदियों से रहे हैं और रहने वाले हैं, या जो 3 साल के पोस्टिंग पे आए हैं? 3 साल के लिए कोई बड़े से बड़ा अफसर भी आए, चाहे जितना बुद्धिमान हो, पहले तो उन्हें समझ नहीं आएगा ये जगह क्या है, खासकर लद्दाख जैसे जगहों पे। और वो 3 साल में से 2 साल तो समझने में लगाएंगे, तीसरा साल वो अपना जाने में तैयारी करेंगे, और कोई नया आके गलतियां दोबारा दोहराएगा। तो ऐसे नाजुक हिमालय को आप ऐसे नौसिखिया, भले ही बड़े अक्लमंद हो, मगर गलतियां बहुत कर बैठे। दूसरी बात, गलतियां करें या ना करें, उनका कोई स्टेक नहीं है, उनकी कोई लगानी नहीं है, उन्होंने नहीं रहना है वहां। गलतियां होंगी तो उसका नुकसान कौन भुगतेगा? वहां पे रहने वाले लोग। तो उनको क्यों ना हम सौंपें जिम्मेदारी संचालन का, जिनको रहना है। आप समझ रहे हैं? ये इस तरह है जैसे आप हवाई जहाज से जाते हैं। समझ लीजिए एक हवाई कंपनी ने, हवाई कंपनियां हैं बहुत सारे, अपने पायलटों को पैराशूट, छतरी देना शुरू कर दिया। पायलट पैराशूट पहन के हवाई जहाज चलाएंगे। मैं तो कभी ना चढ़ूं उस जहाज में। आप चढ़ेंगे? आप चढ़ेंगे? क्यों? जरा सोचिए, उस हवाई जहाज में चढ़ेंगे जिसमें पायलट के पास पैराशूट है, या उसमें जिसमें पायलट भी यात्रियों की तरह बिना पैराशूट के हैं? वो आखिरी दम तक बचाएंगे, क्योंकि उनकी जान भी इसी में लगी है। और दूसरे जहाज में क्या करेंगे? जैसे ही कुछ गड़बड़ हो, वो अपना छतरी लेके उड़ जाएगा और हमें डुबाएगा, है कि नहीं? तो ये जो 3 साल के लिए आते हैं, वो पैराशूट लेके आते हैं। वो आएंगे और पैराशूट से निकल जाएंगे, डूबेंगे हम। तो ऐसे नाजुक हिमालय का पैराशूट पायलट के हाथ में संचालन ना दीजिए। या फिर तो यही है सार 6वें शेड्यूल का, यही है सार 6वें शेड्यूल का, कि आप उनको दीजिए जिन्होंने रहना है भागीदारी। यही कहता है 6वां शेड्यूल। बहुत लोगों ने अफवाहें फैलाई, ये 6वां शेड्यूल क्या है जी, ये इनके लिए है, ये उनके लिए नहीं। जो नाजुक इलाके हैं, जो संस्कृतियां लुप्त ना हो, खो ना जाएं, बचाए रखना है,
उनको उनकी जिम्मेदारी बना दो इसे संभाल के रखना, तो उन्होंने तो रहना है तो वो बेहतरीन संभालेंगे। ये है छठवां शेड्यूल। और छठवें शेड्यूल में फिर ये लोग निर्णय करेंगे कि कैसे प्रबंधन, मैनेजमेंट, गवर्नेंस या कैसे विकास, डेवलपमेंट करें अपने इलाके का। ऐसा नहीं है कि छठवें शेड्यूल में कोई विकास नहीं होगा, विकास विरोधी है, एंटी डेवलपमेंट है, नहीं। डेवलपमेंट होगा मगर इन स्थानीय लोगों की सहमति से होगा, सहभागिता से होगा। वो निर्णय करें कैसी चीजें आपको चाहिए, कैसी नहीं चाहिए। ये जहर है हम नहीं लेंगे, ये दवा है हम लेंगे, ये चूज करने की हक तो होनी चाहिए ना किसी भी जगह पे। पैराशूट वाला तो आपको जहर भी दवा बोल के दे के चला जाए, उनको तो मरना नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं वो तो जहर अलग रख के दवा को लेंगे। तो छठवें शेड्यूल में किसी विकास को नहीं रोका जाता, किसी उद्योग को भी जरूरी नहीं है रोकें। यहां तक कि खनन, माइनिंग भी अगर लोग चाहें और देखें कि इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, देश को जरूरत है, तो वो कहेंगे करें आप। अगर किसी को फायदा, किसी को लगभग 1-2 को हो और सबका नुकसान हो, तो वो कहेंगे ना करें। ये है छठवां शेड्यूल कि लोग निर्णय करेंगे क्या होने चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इतना तो हक होना चाहिए ना कि वो निर्णय करें, उसमें वो सहभागी हो। अभी कैसा है कि अभी लद्दाख में लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं, लोग कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते, नियम कानून नहीं बना सकते। अफसर जो 3 साल के लिए आते हैं वो सब कर सकते हैं। तो ये कितना जायज मांग है कि वो कहें हमें भी जिम्मेदारी दीजिए, हम भी संभालेंगे अपनी घाटियों को जिनको हमने हजारों सालों से संभाला है। इतनी सी बात लद्दाख के लोग कह रहे हैं। लोकतंत्र के फल हमें भी दीजिए, वो चाहे छठवें शेड्यूल के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से दीजिए या फिर असेंबली से दीजिए, जैसे हर स्टेट में होता है। तो ये है छठवां शेड्यूल और स्टेटहुड का मसला। तो लद्दाख में मैं कह रहा था ये प्रावधान है पहले से और है ऐसा सरकार को भी मालूम है, इसीलिए उन्होंने 2019 और 20 में वचन दिया लद्दाख के लोगों को कि हम आपको छठवें शेड्यूल में ये जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। अब उसके बाद देरी हुई कहिए या बदल गए कहिए, बहुत समय लगा। तो इसको याद दिलाने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं कि आप ये लागू कीजिए। ये प्रावधान तो है ही संविधान में, नया लाने की भी जरूरत नहीं है, आप ही का वचन है ना? अब लद्दाख के लिए तो वो है, मगर सिर्फ लद्दाख तो नहीं है हिमालय। हिमाचल में क्या होनी चाहिए, उत्तराखंड में क्या होनी चाहिए, सिक्किम, अरुणाचल, हर जगह हम ये कहते हैं कि जो नियम कानून प्रावधान हैं उन्हें सख्ती से लागू करें, उन्हें नजरअंदाज नहीं करें। ये कंपनी को तो करने दो, ये तो इस तरफ की है, उस तरफ की है, ये जो चाहे करने दी जाए। ये जो लोग स्थानीय लोग कर रहे हैं इन पे सारा कानून लागू कर दो, रोक दो, ऐसा ना हो। सही हो, न्यायपूर्वक हो और सख्ती से हो, ताकि हिमालय के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और अगर ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, प्रावधान, तो वो लागू लाया जाए ताकि स्थानीय लोगों को, चाहे हिमाचल में हो या उत्तराखंड में हो या पंजाब हरियाणा में हो, उनको सशक्त किया जाए, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए अपने इलाके की विकास की। तो ये हम कहते हुए लद्दाख से आ रहे हैं कि लद्दाख को तो बिल्कुल, क्योंकि हम वहीं से आए हैं ये संदेश लेके, बाकी पूरे हिमालय को भी हमें संरक्षित करना होगा। और दिल्ली जाके हम यही 2 अक्टूबर को संदेश ले जा रहे हैं देश के आगे। आप लोगों को सरल भाषा में अगर बताऊं, वो बड़ा नजारा जिसका स्थानीय परिवेश मेरे साथी पद्मा जी ने दिया, उसकी बड़ी तस्वीर ये है कि हमें पूरे हिमालय को संरक्षण देने की जरूरत है। सिर्फ प्रकृति, पहाड़ों और नदियों को नहीं,
उन लोगों की संस्कृति को भी जिन्होंने इसे बचाए रखा अभी तक, क्योंकि लोग ही करेंगे इसका फायदा भी और नुकसान भी, और लोगों की जो अच्छी संस्कृति है, सभ्यता है हिमालय में, उसे हम बचाए रखें लुप्त होने से, ताकि ये कॉमर्स का कल्चर वहाँ इस तरह ना आए जिस तरह से बाकी पृथ्वी पर आया है। तो ये हम दुनिया को भी संदेश देना चाहते हैं, हिमालय में रहने वालों को भी और सारे नगरों के नागरिकों को, कि आप भी इसमें योगदान दें, अपना जीवन शैली बदलें, सरल करें और हमारी आवाज में अपनी आवाज जोड़ें, क्योंकि लोकतंत्र में जो लोगों की प्राथमिकता है वही सरकार की प्राथमिकता बनती है, होती नहीं है मगर बनती है। अगर लोग चाहेंगे पर्यावरण तो सरकार उसी पे काम करेगी। अगर लोगों में कोई पर्यावरण के लिए रुचि नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो सरकार उन पे काम करेगी जिन पे आपको प्राथमिकता आपकी है। तो इसलिए पर्यावरण को प्राथमिकता बनाएं, ऐसा हमारी विनती है आप सबसे भी, चंडीगढ़ के निवासियों से भी, क्योंकि पर्यावरण की प्राथमिकता का मतलब है सांस लेने की हवा को प्राथमिकता दें। ना, आप किस जाति से हैं, आप किस धर्म से हैं, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो भी जाए जरा सा भी, कोई मरेगा नहीं, मगर अगर आपकी हवा ही जहरीली हो जाए तो सब मरेंगे। वही बात पानी पर है, प्राथमिकता दें कि आपके आने वाले बच्चे कैसा पानी पिएंगे, उनके शरीर के अंदर क्या पानी जाएगा, क्या हवा जाएगा, क्या उनके दिमाग का हाल होगा अगर वो प्रदूषित हवा सांस में लेते हैं, प्रदूषित पानी लेते हैं। तो इन चीजों को प्राथमिकता देने में कौन सा रॉकेट साइंस है। पर्यावरण को प्राथमिकता ना देके हम छोटे छोटे बातों को बड़ा बड़ा बना के एक दूसरे को मरने मारने पे उतर रहे हैं, तो ये हास्यास्पद है। यही संदेश हम देना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी है कि पंजाब और चंडीगढ़ में लोगों ने इतने प्यार और मोहब्बत से हमारा साथ दिया, हमसे जुड़े और आगे भी जुड़ सकते हैं। हमारे बारे में आप सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिएगा। अगर आप चाहें तो 2 कदम हमारे साथ चल सकते हैं। कल सुबह 6:30 बजे हम यहीं से डेरा तरफ रवाना होंगे 6:30 सुबह। तो आप भी 1 घंटा या 1 दिन चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सब रुके हुए हैं चंडीगढ़ के एक गुरुद्वारे सेक्टर 38 में, और जैसा कि अभी आपने सुना सोनम वांगचुक सर से कि हम सबको क्या क्या ज़रूरतें हैं और क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपने अभी सोनम वांगचुक सर से खुद सुना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब भरपूर समर्थन देंगे, क्योंकि ये सिर्फ लद्दाख वासियों के लिए नहीं है, ये दरअसल हम तमाम भारतीयों के लिए है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। तो इस वजह से आप सबका सपोर्ट करना तो बनता है, और आप सब हमें सपोर्ट करें और हमारे हौसले को बुलंद करें, ताकि हम सब अपना सफ़र जारी रख सकें और अपने इस मकसद में कामयाब हो सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।